तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का बिल्कुल एक नई जगह में। आज हम निनबिन पहुंच चुके हैं। कल रात को मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि हमें जो बस लेनी थी उसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी जाना था, अदरवाइज़ बस छूट जाती। जस्ट 5 मिनट पहले ही पहुंचा था मैं, तो इसीलिए रात में ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। और बस के अंदर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने पहले भी फूटा बस लाइन से ट्रैवल किया था, तो वहाँ भी बस के अंदर ये है क्योंकि नाइट की बस थी तो लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। मीन जब हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, तो इसलिए बस के अंदर मैं वैसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट हाँ बस की क्लिपिंग्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो लेकिन अगर मैं आपको भी बताऊं बस के बारे में कि आप बस कैसे बुक कर सकते हैं दानांग से निनबिन तक के लिए, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे फूटा कंपनी अच्छी लगी। उनके अंदर मीन्स वो लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं, इधर वैसे इंग्लिश का प्रॉब्लम है, और इंग्लिश का लिए सोल्यूशन थोड़ा यही है कि आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो फूटा बस लाइन जो है, फूटा बस कंपनी जो है वो अच्छी है, लेकिन फूटा बस कंपनी का भी ये है, अगर यहाँ पर आप किसी को इंग्लिश में उसका नाम बताएंगे तो सब लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि फूटा बस लाइन का ऑफिस कहाँ है, कहाँ जाना है। तो उसका जो वियतनामीज़ नेम है वो फोंग त्रांग है, मैं नीचे लिख दूँगा, तो इस नाम से आप सर्च करा सकते हैं तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो जब हम लोग होचिमिन से दानांग आए थे, तो जब हम बस स्टेशन पर रुके हमने तभी फूटा बस लाइन के ऑफिस में पता कर लिया था टिकट्स के बारे में, और टिकट्स हमने नेक्स्ट डे बुक किए थे जो मैंने आपको दिखाया अभी। तो टिकट्स जो हमने बुक किए वो हमने 3,50,000 डोंग के बुक किए थे, जो बस अड्डा है बड़ा वाला वहाँ पर दानांग के अंदर, वहीं से पर पर्सन 3,50,000 डोंग, यानी 2 लोगों के 7 लाख डोंग के हमने वो टिकट्स परचेज़ किए थे। आप 300 से डिवाइड कर सकते हैं, इजीली निकल जाएगा। बस वहाँ से 7:30 पर बिल्कुल करेक्ट टाइम पर निकल गई थी। और क्योंकि बसेस जो हैं आपको वो बस हनोई के लिए थी, लेकिन आपको उनको बोलना पड़ेगा आपको निनबिन जाना है, तो उन्होंने निनबिन का ही मुझे टिकट दिया, और सुबह 7:30 बजे बस ने हमें निनबिन ड्रॉप कर दिया था। अब निनबिन के अंदर बस आपको किसी बड़े बस अड्डे पर या फिर सिटी के अंदर कहीं आपको ड्रॉप नहीं करेगी, ऑन हाईवे ही बस आपको ड्रॉप कर देती है। तो हम हाईवे पर ही उतरे। देन हाईवे पर उतरने के बाद हमें, क्योंकि जो निनबिन के अंदर जो हमें जगह है एक्सप्लोर करनी है, वो वाली सारी जगह हमारी मेन जो निनबिन का सेंटर आता है जो गूगल शो करता है वो उधर नहीं पड़ती, उससे थोड़ा अलग है। तो हमने अपनी जो जगह है टैमकॉक बस बोट स्टेशन आप सर्च कर सकते हैं, मुआ केव्स आप सर्च कर सकते हैं, और आप लोग भी उसके नियर अबाउट कहीं पर भी अपना होटल बुक करा सकते हैं। तो हमने भी अपना होटल पहले ही टैमकॉक के पास ही, बोट स्टेशन के पास ही बुक कराया था। तो ये होम स्टे है जिसके अंदर अभी मैं रुका हुआ हूँ, अभी मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। अच्छा होटल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। जो टैमकॉक बोट स्टेशन है, टैमकॉक बोट राइड जो चलती है, वो जस्ट यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर होगी। बस जस्ट गली से बाहर निकलकर थोड़ा सा ही जाना है, और बस वहीं पर टैमकॉक बोट स्टेशन जो है उसका टिकट काउंटर वहाँ पर बना हुआ है। तो आज के लिए है हमारे पास करने के लिए कुछ कुछ, मैंने सोचा लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बस के बारे में है वो मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बताई। अब यहाँ से अगर मैं आपको होटल का व्यू दिखाता हूँ, तो ये होटल जो है होम स्टे है मीन से बेसिकली। तो ये जस्ट इसका बिल्कुल बैक साइड है, और यहाँ बैक साइड में बैठने के लिए कुछ टेबल चेयर्स वगैरह लगाए गए हैं। और जो इसकी बैक की विंडो है, यहाँ पीछे से आपको रिवर भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ रिवर है। एक रूम इसमें यहाँ पर है, और उस रूम का जो वॉशरूम है वो वहाँ पर अलग है। यानी यहाँ जितने भी रूम इन्होंने बनाए हैं, वॉशरूम आपको रूम में अटैच नहीं है, बाहर है, लेकिन सब रूम्स का आपको वॉशरूम और बाथरूम जो है अलग अलग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसे बाकी लोग भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो टेबल मैंने दिखाया वहाँ पीछे काफ़ी ग्रीनरी है, ये वाला है, ये हमारा रूम है, और हमारे रूम के टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पर है। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ अंदर से कि रूम कैसा है। तो ये रूम है, गेट है, गेट के अंदर तो काफ़ी इसमें शीशे ही लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे हम पर्दा लगा सकते हैं। रूम ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है। एक यहाँ पर डबल बेड है, और वहाँ ऊपर एसी लगा हुआ है। साथ में इन्होंने हमें यहाँ पर रखना सामान वगैरह रखने के लिए एक टेबल है। इन्होंने साथ में हमें 2 टॉवल्स भी दिए थे। और अगर साबुन या फिर और चीज़ों की बात करते हैं तो वो बाथरूम के अंदर है, लेकिन वो यूज्ड है, वो ऐसा नहीं है कि आपको पैक्ड मिलेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनका यूज़ करना चाहते हैं, अपना यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी जस्ट हम जा रहे हैं, अंकल हमारे लिए स्कूटी निकाल रहे हैं। ओके 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 ओके। सो अंकल ने हम लोगों को स्कूटी दे दी है, बाहर खड़ी है। ओके, थैंक यू थैंक यू। बाकी होम स्टे काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं अभी काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं। तो अगर मैं होम स्टे के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छी जगह है, ऐसा नहीं। और यहाँ पर ये जो एरिया है, जो स्ट्रीट है, आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादातर होम स्टे ही है। तो यहाँ पर ज़्यादातर होम स्टेज ही हैं, और यहाँ पर उन्होंने बाहर लिखा हुआ भी है मोटर बाइक एंड बाइसिकल फॉर रेंटल।
वैसे हाँ, इन्होंने बाइसिकल का भी मुझे प्राइस बताया था। जो बाइसिकल है उसके लिए इन्होंने 50,000 डोंग बताए थे साइकिल, और मोटर बाइक के लिए बताए 1 लाख डोंग, यानी अराउंड 330 to 350 रुपीज़ अराउंड। तो चलते हैं। हेलो आकाश। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बाई दिन पगोडा, और उस पगोडा के बारे में सुना मैंने कि जो वियतनाम है साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा पगोडा है वो। तो अभी हम वो पगोडा देखने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको अपने होटल से लैंडमार्क अगर बताता हूँ तो टैमकोक बोट स्टेशन मैंने बताया उसके पास ही है। तो टैमकोक बोट स्टेशन से अराउंड 23 किलोमीटर है वो। फाइनली भीगते हुए हम बाई दिन पगोडा पहुंच गए हैं, लेकिन बारिश रास्ते में बहुत ज़्यादा थी और बारिश के साथ ही ये एरिया थोड़ा ठंडा भी है। जब हम सुबह सुबह पहुंचे थे निनबिन तो हमें तब भी ठंड लग रही थी, लेकिन लगा कि मॉर्निंग का टाइम है शायद इसलिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ठंड है। और बाइक स्कूटी चलाते टाइम तो और ज़्यादा तेज़ हवा आ रही थी, ऊपर से बारिश भी थी, लेकिन फिर भी स्टिल इतनी बारिश के बाद भी हम पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं अभी बाहर बारिश हो ही रही है। I think better. You want how long time inside? 1 hour or 2 hours? No idea. You can suggest how much time it will take to. I think you buy ticket number 3 better and cheaper. Better and cheaper. तो अभी हम लोग आ गए हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसके अंदर हम बैठे हैं। तो अगर मैं बाई दिन जो पगोडा है ये, इसकी बात करूँ तो इसके अंदर कोई टिकट नहीं लगता। और यहाँ से अगर आप जाना चाहें पैदल भी तो आप जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक पैदल जा सकते हैं, इधर पार्किंग लॉट से उधर की तरफ। लेकिन उन्होंने बताया कि वो पैदल जाने का रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए इलेक्ट्रिक कार ही लेनी पड़ेगी। और अगर आपको इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो उसके लिए रिटर्न टिकट लगता है 60,000 डोंग्स का, यानी 60,000 डोंग्स आपको देने होंगे रिटर्न टिकट के लिए। इलेक्ट्रिक कार आपको मेन कैंपस के गेट तक लेकर जाएगी, वहाँ से आप अंदर पैदल घूमेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक कार आपको वापस यहीं ड्रॉप कर देगी। जैसा ये कुछ मैप के अंदर है, मैं मैप आपको दिखा दूंगा अभी आगे। ऐसे ही यहाँ पर और भी कुछ टिकट्स थे, जिसके अंदर दूसरा टिकट 1 लाख डोंग का था। उसके अंदर इलेक्ट्रिक कार आपको लेकर जाएगी, इलेक्ट्रिक कार आपको वापस छोड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बीच में इसके अंदर एक काफ़ी ऊँचा एक टावर टाइप है बना हुआ, उसके अंदर एलिवेटर लगा हुआ है, तो उसमें वो एलिवेटर का टिकट भी इंक्लूड है। फिर अब एक और टिकट है 1.5 लाख डोंग का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक कार है वो आपको मेन एंट्रेंस तक तो छोड़ेगी, लेकिन जो अंदर जो कैंपस है पगोडा का पूरा, वो उसके अंदर भी आपको घुमाएगी और एलिवेटर का टिकट तो इंक्लूड है ही। और फिर वापसी में आपको रिटर्न ले आएगी। उसका कुछ वीआईपी टिकट्स हैं जिसमें आपको सिंगल गाड़ी मिलेगी, आपको लेकर जाएगी घुमाएगी, या फिर गाइड के साथ आपको टूर चाहिए वो है। तो काफ़ी सारी उसके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन हमने नॉर्मल वाले लिया है 60,000 डोंग फॉर 1 पर्सन। तो फाइनली ये कार चल तो दी है, और अभी इसमें बस हम दोनों ही हैं और तो कोई है नहीं, क्योंकि शायद ज़्यादा टाइम लगता तो इसीलिए चलने हमें ही लेकर चल दी है बस। क्योंकि इस हिसाब से तो अगर हम बैठे रहते तो यहाँ तो हमारे 1-2 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और इतनी देर में तो गाइड ने सजेस्ट किया था कि शायद 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर आप इसे घूम सकते हैं आराम से। तो देखते हैं, बाकी तो घूम कर जब घूमेंगे वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ रास्ता है। ये जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में है यह द 3 गेट्स के नाम से फेमस है। अभी देखते हैं, और वैसे वाकई ये गेट है देखने में काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, कैमरे में तो शायद छोटा सा अभी जो इसके अंदर सामने मेरे पीछे वाला पार्ट है वो द इंटरनल 3 गेट्स हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के फ्लैग लगे हुए हैं। और अभी मैंने देखा वहाँ पर
सामने वाली रो में वहाँ पर इंडिया का फ्लैग भी लगा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, दिस 3rd नंबर पर। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के फ्लैग हैं, लेकिन इंडिया का भी फ्लैग है यहाँ पर, तो अच्छा लगता है देखकर अपने देश का झंडा लगा होता है ऐसे कहीं। तो ये सामने था इंटरनल 3 गेट्स हैं। अब पहले हम इनको देखते हैं। इनके बाहर भी ये वाले भी जो गेट हैं ये भी काफ़ी बड़े हैं, मतलब ऐसा नहीं है बहुत छोटा स्ट्रक्चर तो मुझे अभी तक कुछ शायद लग ही नहीं रहा देखने में। ये जो जिस कॉरिडोर में हम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं, और ऐसे 1-2 नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये पूरा कॉरिडोर के अंदर आगे तक, जहाँ तक मुझे अभी तक नज़र मेरी जा रही है, पूरा सीढ़ियों पर ऊपर तक ये स्टैचूज़ बने हुए हैं। और इसका मैंने अभी पढ़ा मैप में, तो वहाँ पर लिखा है अरहत स्टैचूज़ कॉरिडोर है, यानी जो बुद्धिज़्म में जो अरहत का कॉन्सेप्ट होता है, तो जो लोग अरहत हो गए होंगे या हुए होंगे किसी टाइम में, तो ये उन लोगों के स्टैचूज़ यहाँ पर लगाए गए हैं। और अभी आगे तक मुझे सीढ़ियाँ दिख रही हैं, और ये आगे तक ही काफ़ी सारे स्टैचूज़ साइड में, मतलब हर रो में इतने सारे स्टैचूज़ लगाए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सामने की, तो ये जो ऊपर ग्रिल बनाई गई है इसके अंदर, ये गोल्डन कलर से पेंट, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मतलब उसकी नक्काशी भी अच्छी है, उसके ऊपर जो गोल्ड पेंट दिया गया है वो अच्छा लग रहा है। इसके साइड में जो ब्राउन पूरा लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी सुंदर लग रहा है वो देखने में। जो अरहत कॉरिडोर था, वहीं से राइट हैंड साइड में भी एक रास्ता था जहाँ ऊपर ये काफ़ी सारी सीढ़ियाँ जा रही हैं। वहाँ पीछे हमें फ्री वाटर और कैंडी मिली, लेकिन वो वाटर पता नहीं, मतलब कुछ पत्ते या जड़ी बूटी टाइप कुछ मिक्स था उसमें, वो तो पीने में मतलब टेस्ट बहुत अजीब सा था। लेकिन ये कैंडी अच्छी है। गजक टाइप कह सकते हैं, रेवड़ी गजक मिक्स टाइप ऐसी है, बढ़िया है। तो अभी जो अरहत कॉरिडोर था, वहाँ से हम लोग लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़े, वहाँ से क्वान यिन हॉल की तरफ हम आगे आए। फिर इसके बाद ये यहाँ से जब हम एक इस वाले हॉल की तरफ आ गए, यहाँ से एक एक करके हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए पहले मैं आपको क्वान यिन हॉल दिखाता हूँ। क्वान यिन हॉल के जस्ट साइड में ही ये जो पूरा पगोडा है, इसका पूरा मैप लगा हुआ है। तो एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, उससे आपको शायद और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ पर कौन कौन से हॉल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 10 पर लिखा है यू आर हेयर। तो हम नंबर 10th जो हॉल है हम वहीं पर हैं, और मेरे हाथ में भी ये छोटा मैप मैं लेकर चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता है कि मुझे कब कहाँ जाना है।
आने के बाद आप देख सकते हैं इस हॉल के अंदर ये पीछे एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है और ये पूरा गोल्ड का मतलब गोल्ड कलर से स्टैचू है। अब मुझे आइडिया नहीं कि ये गोल्ड प्लेटेड है या किस मेटल का बना हुआ है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अगर मैं इस पूरे जो साइड में जितनी इसकी नक्काशी की गई है, जितना साइड में इसके अंदर काम किया गया है डेकोरेशन का, वो भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही ये जो पूरा हॉल है, मतलब सिर्फ यही वाला नहीं, बाकी भी जितने हमने देखे इनमें सब में पूरा लकड़ी का काम हुआ है। और ये छोटे भी नहीं है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे हॉल्स हैं। वहीं अभी मैं आपको आगे वाले स्टैचू दिखाता हूँ, जो उधर एक और स्टैचू लगा हुआ है काफ़ी बड़ा। उस वाले स्टैचू में एक ख़ास बात है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसको आप नीचे से देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक जो पेड़ होता है, पेड़ के अंदर से पेड़ को काट कर तराशते हुए ऊपर तक ये पूरा स्टैचू एक पेड़ से बनाया गया है। यानी एक पेड़ का जो पूरा मोटा तना होता है उससे बनाया गया है। मीन्स नीचे जो पेड़ की पूरी जड़ इसके अंदर दिख रही है या जिस तरह का नीचे शेप है, उससे तो ये देखने में ऐसा ही लग रहा है। आप मेरे पीछे भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा एक स्टैचू देख सकते हैं। ये वाला स्टैचू भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसा अभी हमने पीछे एक और जो हॉल देखा था, उसके अंदर हमने बोधिसत्व का स्टैचू देखा था। वो वाला जो स्टैचू था अभी जो हमने इनसे पहले देखा था, वो वाला स्टैचू सबसे बड़े स्टैचू होने का वियतनाम में उस स्टैचू को दर्जा प्राप्त है। लेकिन वहीं अगर मैं ये वाले स्टैचू की बात करता हूँ, पहली बात ये देखने में बहुत खूबसूरत है और यहाँ ऊपर तक आप देखिए, ऊपर तक काफ़ी अच्छी नक्काशी इसके अंदर है। वहीं अगर मैं इस स्टैचू की बात करता हूँ तो इस स्टैचू को, ये स्टैचू 100 टन वज़न का है, भारी है। और वहीं जो इस स्टैचू की हाइट है भगवान बुद्ध के स्टैचू की, वो 10 मीटर है। तो वहीं अब वियतनाम के अंदर हम भगवान बुद्ध के स्टैचूज़ की बात करते हैं तो उनमें सबसे हाईएस्ट और सबसे हैवीएस्ट स्टैचू होने का दर्जा अब ये वाले स्टैचू को प्राप्त हो चुका है। और अगर वैसे देखने के मामले में मैं इसको बताता हूँ तो बहुत सुंदर है। और अगर शायद कैमरा में आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ कर खुद इसे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको दिखेगा कि वाकई कितना अच्छा बनाया गया है। इसकी जो मतलब स्टैचू की जो बनावट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी जहाँ भगवान बुद्ध का स्टैचू लगा हुआ था, हम वो मेन हॉल से बाहर आ गए हैं। आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर वो येलो कलर की इलेक्ट्रिक कार्स भी खड़ी हैं। और जो मैंने आपको बताया था ना, कुछ और भी टिकट्स थे जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। आई थिंक अराउंड 1,50,000 डोंग वाला टिकट था वो। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार आपको यहाँ ऐसे अंदर कैंपस में भी घुमाती है। जैसे अभी हम तो पैदल चल रहे हैं, लेकिन जहाँ जो मेन हॉल्स हैं वहाँ तक इलेक्ट्रिक कार आपको लेकर जाती है और आपको जस्ट हॉल्स के अंदर जाना है, घूमना है और आप बाहर आ सकते हैं। तो खैर अब हम आगे नेक्स्ट हॉल की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ आपको दिखाता हूँ मैं वो देखने में कैसे हैं। थ्री पीरियड्स हॉल, अभी हम इसके अंदर जाएंगे और फिर अंदर से देखते हैं देखने में कैसा है। मीन्स अभी तक तो जितने हॉल देखे हैं वो वाकई लाजवाब थे, बहुत अच्छे थे।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो जिस हॉल के अंदर अभी मैं हूँ, ये 3 पीरियड्स हॉल है और इसके अंदर भगवान बुद्ध की 3 अलग अलग मुद्राओं के अंदर 3 स्टैचूज़ बनाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। और ये तीनों स्टैचूज़ भी पूरी तरह मीन्स गोल्ड में ही हैं। अब मीन्स गोल्ड के हैं या कलर्ड हैं वो कह नहीं सकता, तो पूरी तरह से गोल्ड के ही ये स्टैचूज़ बनाए गए हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वैसे ही जैसे बाकी हॉल्स के अंदर हमने डेकोरेशन देखी थी, यहाँ पर भी उसी तरह ऊपर का जो हिस्सा है उसमें काफ़ी अच्छी नक्काशी की है और देखने में भी काफ़ी अच्छा है। और उसके अंदर जो जैसे ब्लैक है या रेड है, और रेड के अंदर या ब्लैक के अंदर जिस तरह जो नक्काशी करके जो भी चीज़ें बनाई गई हैं और उनको भी गोल्ड से जो कलर किया है, उसकी वजह से वो काफ़ी उभर कर आ रहे हैं और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी यहाँ पर भी ये सारस देखने के लिए यहाँ भी मिलेंगे और ज़्यादातर हर हॉल के अंदर हैं। लेकिन वहीं साथ ही साथ जो ये जो फ्रंट का जो एरिया हिस्सा होता है, जो ये फ्रंट का पूरा एरिया है, इसको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। आप देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध के स्टैचू हैं, साथ ही खाने की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, या फिर ये जो वास हैं ये भी देखने में बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही काफ़ी बड़े बड़े वास भी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो इसी हॉल में है। आगे की तरफ जब आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, तब भगवान बुद्ध बोध गया में थे। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर बोध गया में जो इस टाइम पूरा सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया जो पूरा टेम्पल है, महाविहार, बोध गया महाविहार, उसका भी रेप्लिका यहाँ पर बनाया गया है। तो अब जो 3 पीरियड्स हॉल था, उसके जस्ट बैक साइड में ही हम एक और कॉरिडोर के अंदर आ गए। ये टर्टल कॉरिडोर है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे टर्टल्स बना रखे हैं। तो अब इस कॉरिडोर से निकलकर हम ओल्ड टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। अभी तक जितना भी एरिया हमने देखा, और जैसे मैंने बताया था कि वो लास्ट हॉल है हमारा, वो पूरा का पूरा न्यू टेम्पल का एरिया है। अब यहाँ से एक और साइड से रास्ता जाता है, वहाँ पर हम ओल्ड टेम्पल की तरफ जाएंगे। तो वहाँ ओल्ड टेम्पल है, यानी वो पहले बना हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी हम एंशिएंट पगोडा की तरफ जा रहे हैं, यानी जो ओल्ड टेम्पल है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में अभी बस हम आ ही रहे थे कि बारिश होने लगी। लेकिन ये जो ऊपर पेड़ हैं, इन पेड़ों ने सही बिल्कुल छाते का काम किया हुआ है। यहाँ इस रास्ते के बीच में बारिश नहीं लग रही। लेकिन ये जो रास्ता भी है, ये रास्ता भी काफ़ी सीनिक है, बहुत बढ़िया है, देखने में अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा है और दोनों साइड पेड़ हैं, पेड़ों की गुफा सी बनी हुई है, तो बढ़िया लग रहा है देखने में। तो अभी ये केव के अंदर हम आए। यहाँ पर भी भगवान बुद्ध का काफ़ी सुंदर स्टैचू है और साथ ही साथ आगे भी कुछ स्टैचूज़ लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छी केव है। और अगर सर की मैं बात करूँ तो बिल्कुल इतना गैप है बस। तो देखते हैं अभी इस केव के अंदर आगे भी जगह है और जाने के लिए। आगे देखते हैं और क्या क्या है।
तो जस्ट ये केव से अब हम बाहर निकल रहे हैं। केव के अंदर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम था। ऊपर जो पत्थर हैं वो भी काफ़ी ठंडे ठंडे साफ़ थे। लेकिन केव काफ़ी अच्छी थी, छोटी सी थी, हाइट में भी वैसे कम थी, लेकिन थी बहुत अच्छी। तो जस्ट अब हमने पूरा पगोडा एक्सप्लोर कर लिया है और इलेक्ट्रिक कार से वापस हम ये जो येलो वाली इलेक्ट्रिक कार है उससे ही वापस हम अपनी पार्किंग की तरफ तक आ गए हैं। मीन्स उन्होंने छोड़ा थोड़ा दूर था, वहाँ से हम पैदल आए, जो उनका पॉइंट है वहीं उन्होंने हमें ड्रॉप किया था। तो मैंने आपको बताया था हम बुद्धा सराली की स्तूपा भी जाएंगे, लेकिन जब एक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि एक जगह है उसका टिकट थोड़ा एक्स्ट्रा है, वहाँ एलिवेटर है, उससे आप ऊपर जा सकते हैं। तो बुद्धा सराली की स्तूपा वही था, उसके अंदर 13 फ्लोर उन्होंने बताए, बट उसका टिकट एक्स्ट्रा लगता है, वो टिकट हमने नहीं लिया था। तो अगर आप उसका टिकट लें तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा जाने का वहाँ पर कोई प्लान नहीं था। तो इसीलिए हम लोग फिर वहाँ से दोबारा रिटर्न आए और हम इलेक्ट्रिक कार लेकर वापस आ गए हैं। सामने हमारी पार्किंग है जिसके अंदर हमारी स्कूटी खड़ी है। तो बस अब जस्ट हम यहाँ से निकलते हैं।